जय जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में। और इस सेशन पर इसका नाम है समग्र डेली करंट अफेयर, जहां पर हम आज 16 अक्टूबर 2023 की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। ये सीरीज कुछ समय से रुकी हुई थी और ये सीरीज आज से चालू हो रही है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये भी रेगुलर चले, वीकली करंट अफेयर भी आ जाए और मंथली करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जैसे लास्ट मंथ तक किया जाता था। तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है पर कंफर्म कर दीजिए आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। तो अपन सेशन को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। ये जो वीडियो जो रहेगा ये आपको प्रीमियर होगा अभी, मतलब मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और ये आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अमूमन जो है ये सेशन जो है ये लाइव होता है, तो आपको दोपहर 3 से 3:15 के आसपास ये सेशन हर रोज आपको मिलेगा जो कि लाइव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेशन को जरूर आप भरपूर मात्रा में लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सेशन आपको लगा कैसा। ठीक है, तो आज की इस सेशन के अंदर पे हमारे पास कुछ एमसीक्यू होंगे जो पिछले गुजरे हुए समय की जो न्यूज होगी उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने हाजिर किए जाएंगे और पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी इंपॉर्टेंट गतिविधियां हुई है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई है, उसके ऊपर जो भी न्यूज बनती है वो भी आपके सामने यहाँ पर हम पेश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सेशन होगा क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। हर एग्जाम, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, एसएससी हो, पीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, करंट अफेयर की अपनी एक प्राथमिकता होती है जो हर एग्जामिनर वहां पर मेंटेन रखता है एग्जाम पेपर के अंदर पे। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि करंट अफेयर को बेहतर तरीके से आप अच्छे तरीके से अपने पास नोट डाउन करके रखें। जिस भी सोर्स से आप पढ़ते हैं उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि करंट अफेयर जो रहेगा वो आपके कट ऑफ में बहुत हेल्प करेगा क्रॉस करने में। ठीक है, तो पहले हम चालू करते हैं कुछ एमसीक्यू, देखते हैं क्या खास है। ये हूबहू आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं पता तो अपनी कॉपी में इसका आंसर नोट कीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इंडिया रैंक्स विच ऑफ द 125 कंट्रीज इन द लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत जो है वो 125 देशों में कौन से स्थान पर मौजूद है। कमेंट सेक्शन पर इसके कमेंट जो है भरभरा के आ जाने चाहिए, आपके आंसर आपको दिखने चाहिए और सही आंसर मुझे चाहिए रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं भैया इसके अंदर पे? 107वां रैंक, 81वां रैंक, 111वां रैंक और 102वां रैंक। बताइए क्या इसका आंसर होगा। मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन पे जुड़ा रहूंगा, मैं आपको वहां से रिप्लाई करता भी रहूंगा। ठीक है, 125 देशों की बात हो रही है, उसमें हमारा देश कौन से नंबर पे आता है ये आपको बताना है। दो एनजीओ है, कहां कहां के हैं तो बोलोगे आयरलैंड और जर्मनी के। ठीक है, कहां कहां के? आयरलैंड और जर्मनी के दो एनजीओ हैं। उन एनजीओ के द्वारा ये जो सर्वे होता है उस सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट निकाली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 का रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 125 देशों में जो हमारा रैंक है वो क्या है? 111वां रैंक है। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे से जो कमजोर देश है, जो हमारे पड़ोसी देश है, उनका रैंक जो है वो क्या है? इससे ऊंचा है। मतलब कहां कहां पे आते हैं तो बोलोगे ये आते हैं 102वें रैंक में आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आता है वो 81वें रैंक के अंदर पे आता है, नेपाल जो होता है वो 69वें रैंक के अंदर पे आता है। तो ये सब जो रैंक है वो इनका इस तरीके से हो जाता है। हमारा रैंक पिछले साल की अगर हम बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, तो 2022 में हमारा रैंक था 107वां और अभी 2023 की अगर बात करते हैं तो हमारा रैंक हो चुका है 111वां, यानी कि हम 4 स्थान नीचे चले गए। यानी कि कहीं ना कहीं पे भुखमरी के क्षेत्र में हमने काम शायद उतना अच्छा नहीं किया जिसकी वजह से हम अपने आप को और बेहतर कर सकते थे, बल्कि हम उल्टा स्लिप होके 4 स्टेप डाउन होके 111 रैंक में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये इसका रीजन चीज है और आपकी जिम्मेदारी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे पहला फर्स्ट नंबर का जो कंट्री है, देश है, वो कौन सा है। अब हमारा रैंक डाउन होने का कारण ये भी है कि हमारे देश में जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। हमारे देश में अगर हम बात करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट रेट है थोड़ा सा वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया था, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पे जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ा हुआ है। तो कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से उसका रिजल्ट जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, इसका जवाब दीजिएगा। इन विच स्टेट 7 ब्रिज प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 118.50 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड अंडर द सेतु बंधन स्कीम। हर चीज याद रखना, ठीक है। सेतु बंधन की बात कर लेना, 7 ब्रिज की बात कर लेंगे, कहां पर बन रहा होगा। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.5 करोड़ रुपए
कि 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी गई है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। चलिए कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं इस पे विचार करने के लिए, सोचने के लिए, और आपका जवाब जो है वो वहां पर आ जाना चाहिए। तो उसका आंसर, जो सही आंसर है, टाइम अपना, आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। 7 ब्रिज, क्या करने के लिए? ब्रिज बनाने का कारण क्या होता है? कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि रोड जितनी अच्छी होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन, बेहतर रोड, फास्ट ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कहां पर बन रही है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बन रही है। 7 ब्रिज कौन कौन से हैं इसका नाम जानने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का पीएससी दे रहे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। बस ये प्रोजेक्ट कौन सा है तो बोलना सेतु बंधन योजना, और साथ में कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कितने ब्रिज बन रहे हैं भैया? 7 ब्रिज बन रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहां पर है? यहां पर है। विच एडिशन ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ठीक है, भारत एनसीएक्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 9 टू 20 अक्टूबर 2023। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स का कौन सा संस्करण 9 से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, चलिए, तो कहां पर वो कौन सा नंबर का? तो बोलना दूसरे नंबर का है। कौन सा नंबर का है? दूसरे नंबर का है। जिस तरीके से हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, वायु सेना का अभ्यास होता है, नेवल अभ्यास, नौसेना अभ्यास होते हैं, उसी तरीके से ये साइबर सिक्योरिटी का अभ्यास है। ठीक है, ये कौन सा है? ये साइबर सिक्योरिटी का अभ्यास है जो देश के अंदर पे होने वाला है। जो दूसरा संस्करण है वो कब से कब होगा? 9 से लेकर सॉरी 20 अक्टूबर तक ये इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो किसके बीच में होगा? तो बोलना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। और किसके बीच में होगा? तो बोलोगे सर एक होगा ये आपका नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि अब जो वॉर है ना, देखो कुछ देश जो है वो वॉर लड़के कर रहे हैं, और कुछ देश जो है वो वॉर कैसे करते हैं? किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति को खराब कर दो। अब मान लो कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं 2 दिन से स्ट्रगल कर रहा था कि एक पर्टिकुलर बैंक का जो यूपीआई है वो काम ही नहीं कर रहा था, तो पूरे एरिया में पता नहीं कहां कहां तक इसका असर था, लेकिन हमारे जो एरिया था उस एरिया में और मोस्टली बहुत सारे आसपास के एरिया में उस पर्टिकुलर बैंक का यूपीआई का पेमेंट काम ही नहीं कर रहा था। और हमारी हैबिट खराब हो गई, क्या? कैश यूज करने की, ना यूज करने की हैबिट हो चुकी है। जेब में वॉलेट होता नहीं है, हाथ में फोन होता है, पेमेंट उसमें से हो जाती है, जिसके कारण जो समस्या थी वो बहुत सामने आ गई 2 दिन के अंदर पे। तो समझ लो कि अगर ऐसा ही कोई एक साइबर अटैक अगर हमारे देश के कहीं किसी सर्वर में हो जाता है और यूपीआई पेमेंट कैंसिल हो गई, आपका पूरा अकाउंट हैक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो पूरा जीवन जो है या पूरा देश जो है वो क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए उसी सिक्योरिटी की एक्सरसाइज करने के लिए भारत एनसीएस नाम का एक एक्सरसाइज किया जा रहा है 9 से लेकर 20 अक्टूबर तक, जो किसके बीच में किया जा रहा है? 2 नाम आपके सामने हाजिर हैं। और कब से कब तक? 9 से लेकर 20 तक। दूसरा संस्करण ये वाला है। अगला क्वेश्चन, हु ब्रोक द क्रिस गेल्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सक्सेस इन द इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का क्रिस गेल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? क्रिस वोक्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड मलान। बताइए जी, ये तो बताइए कि अभी फीवर चल रहा है पूरा वर्ल्ड कप का, तो अभी ही टूटा है ये रिकॉर्ड, क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसा है जिसका नाम ही ऐसा है कि बताते हैं। बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, खत्म। आंसर जो है वो है हिटमैन रोहित शर्मा। ये क्या है? हमारे हिटमैन हैं जो लंबे लंबे शॉट मारने के लिए बड़े फेमस है। तो इन्होंने टोटल
555 छक्के लगाकर विश्व का सबसे जो सर्वाधिक छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बन चुका है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर पे, वह रोहित शर्मा। किसको पीछे किया है? क्रिस गेल को पीछे किया है। इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। क्रिस गेल ने कितने छक्के मारे थे? तो भैया ये मारते थे लंबे लंबे छक्के, 553 छक्के इन्होंने मारे हुए हैं अब तक पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पे। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है शाहिद अफरीदी। यूं समझ लो कि जो सेकंड वाला है वो भी रिटायर हो चुके हैं, जो थर्ड वाले वो भी रिटायर हो चुके हैं, जो फर्स्ट वाले हैं वो अभी भी खेल रहे हैं और आगे खेलेंगे भी, और हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। तो इनके सामने इन्होंने के पास एक मस्त मौका है एक बढ़िया सा लक्ष्य रखने के लिए, सबसे ज्यादा छक्के मारने का, जो शायद कोई तोड़ ना पाए भविष्य में। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द ओनली इंडियन पीएसयू टू फीचर इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय पीएसयू, पीएसयू क्या हो जाता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन सा बन चुका है? अब तक फोर्ब्स के अंदर पे कोई भी इंडियन पीएसयू कभी भी नहीं पहुंचा। पीएसयू मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है, यानी कि जैसे कि सेल है, भेल है, गेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, पीजीसीआईएल है, ये सब चीजें जो होती हैं ये आपके पीएसयू के अंदर पर आती हैं, जहां पर पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, ठीक है। तो यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड या ओएनजीसी कौन है इस लिस्ट के अंदर पे पीएसयू जो इंडिया का है, जो एकमात्र पीएसयू बन चुका है अब तक में? बताइए। समय का चक्र चल रहा है, आपको आंसर देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। टाइम अप। टोटल 700 कंपनियां पूरे विश्व की, फोर्ब्स की जो मैगजीन है तो जाहिर सी बात है कि वो इंटरनेशनल लेवल की होगी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी, तो पूरे विश्व की कंपनियों के बारे में लिस्ट बनाएगी। तो उस 700 कंपनियों में भारत की एकमात्र पीएसयू जो शामिल है वो कौन सी है? तो बोलना सर वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका रैंक कौन से नंबर का है? तो बोलना 261वां रैंक है इसका आउट ऑफ 700। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे इंडियन पीएसयू का नाम भी फोर्ब्स मैगजीन की टॉप कंपनीज की, या फिर बात करें तो इंडियन पीएसयू जो वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स की बात करें तो वो बन जाता है, मतलब ऐसी कंपनी जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। चलिए, तो ये कुछ एमसीक्यू थे। अब चालू करते हैं अपनी न्यूज, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज रही हुई है इस आने वाले समय के अंदर पे। तो वो देखेंगे सबसे पहले कि जो नवान पिंड है सरदारा, तुम हट जाओ भैया, सरदारा विलेज इन पंजाब, ठीक है, पंजाब का जो गांव, ये जो गांव है, रिसीव द बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड। पंजाब के नवान पिंड सरदारन गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। अचीवमेंट की बात है क्या? बिल्कुल अचीवमेंट की बात है, ठीक है, बिल्कुल अचीवमेंट की बात है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हुआ, इसको क्या मिला है? विश्व सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, मतलब कि पूरे देश के अंदर पे जो सबसे बेस्ट गांव है टूरिज्म के लिए, वो कौन सा है? नवान पिंड सरदारा। किधर पे है भैया? ये जाहिर सी बात है पंजाब में होगा, नाम के हिसाब से बात करते हैं तो कहां पर है? ये गुरदासपुर पंजाब में है, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि जो मंत्रालय है आपके पर्यटन मंत्रालय है, उसके द्वारा ही दिया जाता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक बहनें हैं, कुछ सिस्टर्स हैं, जो कि कौन सी संघा सिस्टर्स हैं, उन्होंने डेडिकेटेडली गांव को बेहतर करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए, सतत रखने के लिए, स्थायी पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए, वहां पर उन्होंने घरों में, कोठी में, पीपल हवेली में संरक्षित करने के लिए उसको डेवलप किया, बढ़िया बेहतर बना दिया, जिसकी वजह से इस गांव को ये अवार्ड से क्या किया गया है? नवाजा गया है। अगर बात करें कि ये एक्चुअली कहां पर मौजूद है, तो बोलना ये NH54, ये NH54 पे मौजूद है। और यहां की बात करें, खासियत ये है इस गांव की कि अगर आपको पंजाब में
पंजाब से आगे आसपास के क्षेत्र में जाना है, जैसे धर्मशाला जाना है, आपको डलहौजी जाना है, आपको वैष्णो देवी मंदिर जाना है, तो जब आप ऐसे स्पॉट पे जाते हो तो कहीं ना कहीं आप हॉल्ट लेते हो, रुकते हो, आराम करते हो, विश्राम करते हो। तो उस विश्राम करने का जो सबसे बेहतर स्टॉपेज होता है ना, वो है ये वाला एरिया, ठीक है, वो है ये वाला गांव। तो इसलिए गांव क्या हो गया आपका बेस्ट टूरिज्म के अंदर पे आ गया, कि उसको बेहतर तरीके से डेवलप भी किया गया था। और अगर बात करते हैं इंडिया के अंदर पे, तो पूरे विश्व में जितने टूरिस्ट जाते हैं, तो उस पूरे टूरिज्म का 1.2% टूरिज्म जो है वो इंडिया में आता है। कितना आता है? 1.2% टूरिज्म जो है वो भारत के अंदर पे आता है। और इस टूरिज्म मतलब पर्यटन के कारण हमारे देश में 8% जो एम्प्लॉयमेंट होता है, 8% जो रोजगार होता है, वो टूरिज्म की वजह से होता है। क्योंकि जब टूरिज्म मतलब कोई सैलानी अगर देश में आता है, तो उसकी वजह से उसको होटल चाहिए, उसको घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, उसको खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना खाना चाहिए, ये सब, और उसको उस जगह पर घुमाने के लिए एक गाइड चाहिए होता है। तो ये बेसिक 3-4 चीजें हैं जो उसको जरूरी तौर पे चाहिए होती हैं। इससे उस एरिया का क्या होगा? डेवलपमेंट चालू हो जाता है। इससे उस एरिया में क्या हो जाता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से टोटल 8% का एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में आता है। और भारत जो है वो 23वें रैंक पे आता है पूरे विश्व में। किसके लिए? टूरिज्म के मामले में। टूरिज्म के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में 23वां स्थान प्राप्त करके रखा हुआ है, जहां पर टूरिज्म आता है। ठीक, कोविड की वजह से टूरिज्म सेक्टर थोड़ा सा डाउन हो गया था। अगर कोविड नहीं आया होता तो टूरिज्म का जो ये परसेंटेज बता रहा हूं 8% और 1.2% और 23वां रैंक जो बता रहा हूं, ये कुछ अलग ही लेवल पे जा चुके होते। टूरिज्म की वजह से आना, जो कोविड की वजह से टूरिज्म जो था वो काफी इफेक्ट हुआ था, ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। जो कहीं फंसे तो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, तो टूरिज्म के लिए कहाँ जाएंगे? ठीक है। दूसरा न्यूज जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राउडली आप बता सकते हो और कह सकते हो कि इंडिया जो है, हमने जो है, भारत ने क्या डिसाइड किया है कि 23 अगस्त जो एक तारीख है, उसको नेशनल स्पेस डे के तौर पे अब क्या किया जाएगा? सेलिब्रेट किया जाएगा। कारण क्या है इसके पीछे, ये भी हम जान लेते हैं। कारण ये है इसके पीछे कि जो हमारा चंद्रयान 3 है, जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, कब हुआ था कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, वो जो लॉन्चिंग हुई थी और अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि जो मून के साउथ पोल पे और साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत एक लौता देश है पूरे विश्व में, वहां पर जो हमने लैंडिंग की थी, वो लैंडिंग की तारीख है कौन सी? 23 अगस्त। इसलिए 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। ये हमने ऐसा फैसला किया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ के? तो ये जो पार्ट है, यहां पर ये चीज अपने लिए पहुंच जाती है। तो ये प्राइड भी है हमारे लिए कि हम पहुंचे, और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट भी है, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि हम पहले हैं पूरे विश्व में जो वहां पर पहुंचे हैं। ठीक है, सबसे पहले कहां पर? साउथ पोल पे। अगली न्यूज जो है, ये है हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के पिता, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनका जो पुतला, इनका जो स्टैच्यू से अनवील किया गया, उसका अनावरण किया गया। कहां पर किया गया? वॉशिंगटन में किया गया। कितनी लंबी इनकी जो प्रतिमा है, वो कितनी लंबी है? तो बोलना वो 14 फीट की है। भारत के बाहर, यानी कि इंडिया में तो हम इनको, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी इनकी हमको प्रतिमा दिख जाती है, लेकिन अगर भारत के बाहर कहते हैं, वो भी अमेरिका में कहते हैं, तो रेयरेस्ट है। तो भारत के बाहर जो सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, वो कहां लगाई गई है? वॉशिंगटन। और वो भी कहां पर? वो आउटस्कर्ट्स ऑफ मैरीलैंड, एक जगह है जिसके बाहरी क्षेत्र में, मैरीलैंड नाम का एक शहर है, वहां पे उसके आउटस्कर्ट्स में इसको लगाया गया है। और ये 14 फीट की, सॉरी 19 फीट की, माफ कीजिएगा, 19 फीट की ऊंची प्रतिमा है, जो सबसे बड़ी प्रतिमा है भारत के बाहर। ठीक है, भारत के बाहर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि यहां पर अगर बात करते हैं, अच्छा इसको बनाया किसने है, तो बोलना एक नाम है जो आपको समझ में आ जाएगा। राम सुतार, कहीं दिख रहा है नाम आपको? हाँ, दिख रहा है सर। ये राम सुतार जी जो हैं, वो इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को बनाते हैं। और वो वही व्यक्ति है जिन्होंने गुजरात के तट पर स्थित, गुजरात में जो नर्मदा नदी है उसके एक तट पर, द्वीप पर स्थित क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति, प्रतिमा बनी गई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, या ऊंची बिल्डिंग है, या ऊंची इमारत है, जो भी आप कहें उसे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वही व्यक्ति हैं राम सुतार जी, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू जो है, प्रतिमा जो है, वो वॉशिंगटन में लगाई है। और इस स्टैच्यू को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता का क्या हो जाएगा? ये स्टैच्यू प्रतिमा कहलाएगी आज के बाद से। दोस्तों क्या बोलेंगे? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्या याद रखना? यूनिटी जाएंगे तो कहां जाओगे आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के पास जाओगे। लेकिन अगर बात करेंगे इनकी, तो कहां जाओगे आप? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे वॉशिंगटन में लगाई गई है। 19 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है वो यहाँ पर है। ठीक है,
और इसको डेडिकेट किया गया है 1.4 बिलियन पीपल जो इंडिया के भारतीय हैं, और साथ साथ में 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख अमेरिकी भारतीयों को इस मूर्ति को डेडिकेट किया गया है, इस प्रतिमा को डेडिकेट किया गया है, जो कि भारत के बाहर लगी गई सबसे बड़ी, सबसे ऊंची जो है प्रतिमा है। अब इसका अनावरण कब किया गया, इसको अनवील कब किया गया, जो तारीख थी भैया क्या, 14 अक्टूबर। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या 14 अक्टूबर क्यों खास है और उसी तारीख को क्यों इसका अनावरण किया गया? कोई अगर है तो कमेंट मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं इस कमेंट को पढ़ लूंगा, मैं आपको समझ जाऊंगा कि हाँ भैया इस व्यक्ति को बढ़िया नॉलेज है, बढ़िया ज्ञान है इनके पास। ठीक है, तो इसकी ये जो प्रतिमा है, इसको अनावरण किया 14 अक्टूबर को इसीलिए किया गया क्योंकि इसे धर्म चक्र परिवर्तनम दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 14 अक्टूबर को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और जब ये प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा था तो वहां पर सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे जो जय भीम के नारे भी लगा रहे थे। तो ये एक मोमेंट था 14 अक्टूबर को, कहां पर, अमेरिका के अंदर पे। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री मोदी जी कंफर्म्स इंडियाज बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक। प्रधानमंत्री ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत के दावेदारी की पुष्टि कर दी है। ठीक है, पुष्टि कर दी है। कहां पे करी है, कहीं गए थे क्या ये? नहीं, हमारे जो प्रधानमंत्री वो फिलहाल कहीं नहीं गए थे, वो घर पे ही हैं, वो यहीं पर है, इंडिया में ही हैं। लेकिन अभी इन्होंने एक संबोधन किया था। किस चीज का संबोधन किया था? IOC का किया था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, तो 141वां क्या लिखा हुआ है क्या? हाँ, 141 यानी कि 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का संबोधन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहां पे किया था? मुंबई में किया था। ये याद रखना, क्योंकि अक्सर जब आप ऐसे इंटरनेशनल लेवल की जो मीटिंग अगर आप बात करते हो तो जब उसकी बातें होती हैं तो वो कहां पे होती है? तो बोलना सर वो होती है अमूमन दिल्ली में होती है, लेकिन यहाँ पे कहां पर हो रही है? मुंबई में हो रही है। और वो भी कहां पर हो रही थी? जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रही थी। ठीक है, 141वां अंतरराष्ट्रीय जो है इसकी बैठक सत्र को संबोधित किया था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के भारत के महत्वाकांक्षी सपने को स्पष्ट कर दिया कि हम लोग तैयार हैं 2023 में ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए, अगर हमें मेजबानी करने का मौका दिया जाता है तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात होगी, जाहिर सी बात है। और अभी आने वाले समय पर यानी कि 2029 में यूथ ओलंपिक्स को भी हम ऑर्गेनाइज करने की, होस्ट करने की जो है वो भी डिमांड कर चुके हैं, क्योंकि हम इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं कि हम 2029 का यूथ ओलंपिक भी कर सकते हैं, 2036 का जो ओलंपिक होता है वो भी हम यहाँ पर इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं, ऐसी ख्वाहिश हमने रखी है। और जो ये IOC की मीटिंग हुई है, जो IOC का सेशन हुआ है, याद रखना, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो सेशन हुआ है ये कौन से नंबर का हुआ है? भारत में, तो बोलना भारत में यानी कि इंडिया में, मैं दोनों नाम लूंगा। ठीक है, इंडिया में ये हुआ है सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार हुआ है। तो इसके पहले कब हुआ था? इसके पहले जो हुआ था, फर्स्ट टाइम जो हुआ था, ये कब हुआ? 2023 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 2023 में हुआ। इसके पहले कब हुआ था? 40 साल पहले। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो कब हुआ था? 1983 यानी कि 1983 में, जो आज से कब है? 40 साल पहले भी इसका आयोजन किया गया था। तो दूसरी बार हो रहा था, तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की, एक प्राइड की बात होती है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी बातें ये वाली। तो ध्यान रखिएगा कब की बात हम मेजबानी की बात कर रहे हैं। अगले न्यूज, इजराइल फॉर्मली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट हमास। इजराइल ने हमास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। क्या रीजन है? इसके ऊपर मैं एक विस्तार से, एक डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूं इस पे काम चल रहा है। हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट कंडीशन कैसी थी, कैसी है इजराइल से और फिलिस्तीन की, कौन है इजराइल, क्या है ज्यूज, क्यों उस जगह के ऊपर हमेशा 3 अलग अलग धर्म के लोग क्लेम करते हैं, यहूदी भी क्लेम करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, क्रिश्चियन भी क्लेम करते हैं, क्यों हमेशा वहां पर तनाव रहता है, कौन है हमास, कौन है फिलिस्तीन, कौन है यहूदी, कौन है क्रिश्चियन, क्यों है वो जेरूसलम की जगह इतनी इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे पर एक डिटेल वीडियो आपको लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल ब्रीफ में आप समझ लीजिएगा कि 7 अक्टूबर को
2023 को हमास के कुछ लोगों ने, मिलिटेंट्स, जिसको आतंकवादी कहते हैं, मिलिटेंट्स कहते हैं, जो देश के होते हैं वो उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो उसको कुछ और कहेंगे, जो देश में अटैक होता है वो उसको आतंकवादी कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे। तो इन लोगों ने अटैक किया था इजराइल में। जिस तरीके से आप लोग पबजी अगर आप खेलते हैं तो पबजी खेलने वाले क्या होते हैं, ऊपर से बम 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 बहुत सारे लोग आते हैं पैराशूट से और पबजी में क्या करते हैं, मारते रहते हैं दूसरे को। उसी तरीके से इजराइल में भी लोग ऊपर से नीचे पैराशूट से उतरते हैं और ढाई 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 गोलियां मारते रहते हैं और बहुत से लोग अटैक करते हैं। कई सौ लोगों को, इजरायली सैनिकों को, इजरायली लोगों को वहां पर बंदी बना लेते हैं और वहां पर उनसे वो अटैक करते हैं। इजराइल काउंटर करता है और काउंटर जाहिर सा इजराइल की बहुत पावरफुल आर्मी होती है। बहुत डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो को, आने वाले एक वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाला हूं। तो यहां पर बात करें तो जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी अटैक किया, हमला किया और कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से सेव करने की कोशिश करी और अटैक कर दिया किसके और, हमास के ऊपर, क्योंकि इस बार देश के लोगों का सवाल था। तो वहां पर डिक्लेयर कर दिया वॉर और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो इजराइल ने हमास पे अटैक करने के लिए फिलिस्तीन पे जो वापस, फिलिस्तीन तो नहीं कहेंगे, गाजा पट्टी, क्योंकि जो हमास के लोग हैं उनको जो डोमिनेटिंग एरिया है वो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप होती है, वो कहां पर है ये भी आपको बताऊंगा पूरे वीडियो में अंदर पे। तो यहां पर जो अटैक हुआ है वो गाजा पट्टी में किया है इजराइल के द्वारा। जो ऑपरेशन, उसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, अगला न्यूज जो है, 2 days लद्दाख जास्कर फेस्टिवल 2023 टू स्टार्ट एट पदुम इन जास्कर। ठीक है, 2 दिवसीय लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 जास्कर के पदुम में शुरू होने वाला है। 8वां संस्करण है। कहां पर है जास्कर? जास्कर जो है आपका कहां पर आएगा, आप बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, ये कहां पर आएगा, लद्दाख की बात करेंगे। तो लद्दाख के गवर्नर कौन है, बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पे कि लद्दाख जो है वहां के गवर्नर कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मैं बता दूं फिर भी आपको इनका नाम क्या है। इनका नाम जो है वो डी मिश्रा है, जो कि लद्दाख के गवर्नर है। लद्दाख की कैपिटल क्या है, तो बोलोगे सर वो लेह है, कारगिल है, वो उसकी कैपिटल है। ठीक है, वहीं पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहां पर क्या होगा, नृत्य होगा, वहां पर बहुत सारे लोकगीत होंगे, एक फेस्टिवल टाइप का सेलिब्रेट किया जाता है। जास्कर याद रखना कहां पर है, वहां पर है। ठीक है, अगली और लास्ट न्यूज है आज की। तमिल ऑथर शिवशंकरी कन्फर्ड द 32nd सरस्वती सम्मान। तमिल लेखक शिवशंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए। ये अवार्ड जो है, इसकी शुरुआत जो थी ये 1991 से की गई थी और इनको 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है 2022 के लिए एट नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। ठीक है, इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि तमिल में लिखे गए एक मेमोयर है। ठीक है, लिखे गए एक संस्करण है, उसमें तमिल में लिखा गया है सूर्य वंशम। ठीक है, सूर्य वंशम लिखे गए एक मेमोर के लिए, संस्मरण के लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर साहब जो एम वीरप्पा मोइली हैं उन्होंने इसको अवार्ड को दिया है इनको। तो नाम याद रखना, सरस्वती सम्मान दिया गया है। किसको दिया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शिवशंकरी, जो कहाँ किस में लिखा गया, तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये उनके कार्य के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, जिसके अंदर कर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1991 में शुरू किया गया था अवार्ड, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपने आज समझे और जाने और पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा वीडियो बना, फिर मैंने रिकॉर्ड करके उसको अपलोड किया, प्रीमियर किया, आप देखेंगे समझेंगे। और इसके बाद जो रेगुलर होगा वो डेली करंट अफेयर आपको मिलते रहेगा यूट्यूब के अंदर पे, लाइव सेशन के अंदर पे। समय रहेगा 3-3:30 के आसपास का समय रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। इसको अगर वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।